देखो अपन क्या कर रहे थे, आयुर्वेद इतिहास कर रहे थे ना 25 मार्क्स में। पहला पॉइंट अपना हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया, चतुर्थ अपन ने कल किया था। देखो ये पांचवा अपने अपन ने कर लिया था, प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर पी मेहता, यादव जी, त्रिकम जी। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था ना वो याद कर लेना, जो सारणी भेजी थी वो ना, वो तो करनी ही है। कहने का मतलब कि जो मैं पीडीएफ में बता रहा हूँ वो तो याद करनी ही है। उसके अलावा आपको और भी पढ़ लेना थोड़ा अपनी बुक से। अब करेंगे अपन ये 6 से 7, 7 के इतने सारे पॉइंट हैं, फिर 8वां 9वां ये 4 पॉइंट आज कर लेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ आयुर्वेद इन मिस्र, मिस्र में कैसा आयुर्वेद था, श्रीलंका में कैसा था, नेपाल में कैसा था, और अदर नेशन में मतलब अन्य राष्ट्रों में कैसा आयुर्वेद की स्थिति क्या है। फिर 7वां डेवलपमेंट एक्टिविटी इन आयुर्वेद इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, डेवलपमेंट इन एजुकेशन ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड आया था ना बाद में, वही स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन सी कमेटी फमेटी बनी, वो सारी चीज़ें। एस्टैब्लिश ऑफ डिफरेंस कमेटी देयर रिकोगनाइजेशन, उनकी मतलब कौन कौन सी कमेटी बनी और उनका क्या निर्णय था भाई, क्यों बनाई गई, क्या सिफारिश थी उनकी। और ये बोलता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड डेवलपमेंट इन एजुकेशन ट्रेंड, मतलब एजुकेशन में क्या बदलाव आया। फिर है इंट्रोडक्शन टू एक्टिविटी इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसन, आयुष के बारे में, सीसीएम के बारे में, ठीक है, और सीसीआरएस के बारे में, आयुर्वेदिक का फार्माकोपिया कमीशन, नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड, ये सब के बारे में छोटा थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे भाई, कब इस्टेब्लिश हुए, इनका क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें। फिर है टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, टीकेडीएल क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर एनआईए के बारे में, आईपीजीटीआरए गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बीएचयू वाराणसी, वाराणसी के बारे में भाई, जो बीएचयू है ना उसके बारे में, और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली। इन चारों संस्थानों के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय अपन देखेंगे। फिर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉपुलर जर्नलिज्म और आयुर्वेदा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं जो आयुर्वेदा से संबंधित प्रकाशित होती है ना वो। फिर है इंट्रोडक्शन टू एक्टिविटी ऑफ डब्ल्यू ने प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा का क्या योगदान है, मतलब नहीं डब्ल्यू को क्या योगदान है आयुर्वेदा को प्रमोशन करने में, वो सारी चीज़ें डब्ल्यू के बारे में जानेंगे। ये 6 से छठा, सातवां, सातवां के ABCD, और 8वां 9वां ये पॉइंट अपन करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये देखो ये मॉडर्न एरा के जितने भी थे ना, आचार्य दामोदर शर्मा, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, ये सब कर लिए थे। उसके बाद में थे भाई मिस्र में, श्रीलंका में और नेपाल में क्या स्थिति है वो देख लेते अब। पहला है मिस्र, जिस प्रकार मिस्र में विविध रोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक थे उसी तरह आयुर्वेद में भी वर्णन प्राप्त होता है। कहने का मीनिंग ये है, देखो ये देखो दो तरीके से है, आयुर्वेद और प्राचीन मिस्र में आयुर्वेद और प्राचीन मिस्र में चिकित्सा पद्धति। कहने का मीनिंग ये है कि दो तरीके से आंसर है कि आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा मिस्र ना उसमें क्या समानताएं थी, और आपको इसका आंसर ही मिलेगा कि भाई मिस्र में आयुर्वेद किस तरीके से था। जिस प्रकार मिस्र में विविध रोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक थे उसी तरह आयुर्वेद में भी वर्णन प्राप्त होता है। कहने का मीनिंग ये है कि मिस्र में भी शल्य के अलग चिकित्सक थे, काय चिकित्सा के अलग चिकित्सक थे, और सेम आयुर्वेद में भी वैसे के वैसे हैं। सबको सुरक्षित करने के लिए लेपन विधि के अनुरूप आयुर्वेद में भी तेल द्रोणी का वर्णन है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि भाई मिस्र में आयुर्वेद की क्या स्थिति थी, तो चिकित्सा पद्धति क्या थी, सब जो अपने जो डेड बॉडी है ना उनका संरक्षण करते थे वो लेपन विधि से करते थे, लेप लगा देते थे ताकि वो सड़े गले ना। और आयुर्वेद में क्या करते हैं, तेल द्रोणी। तो दोनों की समानता भी चल रही है और अलग अलग स्पेसिफिक बातें भी चल रही हैं। स्रोतों के अवरुद्ध होने पर व्याधियों के होने का सिद्धांत आयुर्वेद में भी पाया जाता है। कहने का मीनिंग है कि स्रोतों के अवरोध होने पर व्याधियाँ होती थी, ऐसा मिस्र चिकित्सा बोलती है। तो सेम आयुर्वेद में वही पाया जाता है। देव व्यापाश्रय चिकित्सा दोनों चिकित्सा पद्धतियों में पाई जाती है कि आयुर्वेद में भी देव व्यापाश्रय और प्राचीन मिस्र में भी देव व्यापाश्रय, मतलब देवों की पूजा, कि वो श्रापों से बचने के लिए, श्राप श्राप होते हैं ना कि जा तेरा भस्म होगा, तेरे कुल का नाश होगा, वैसे श्राप है ना, या फिर बलि, या फिर मतलब हवन, दान, पूजा, धर्म, ये सब देव व्यापाश्रय में आता है, देवों को खुश करने के लिए। ये दोनों में पाया जाता है, आयुर्वेद में पाया जाता है और प्राचीन मिस्र में भी पाया जाता है। व्याधि उत्पत्ति में देवता आत्मा आदि का कारण तो दोनों चिकित्सा पद्धतियों में है। व्याधि उत्पन्न हो रही है उसमें देवताओं का, जैसे कि बोल रहे कि देवताएं नाराज हैं तुमसे, ठीक है, भगवान रूठ गए हैं आपसे, इसलिए आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, आपके घर में इतने कलेश चल रहे हैं। तो ये दोनों पद्धतियों मानते हैं, आयुर्वेद में मानते हैं और प्राचीन मिस्र में भी मानते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया ओनली मिस्र का, तो मिस्र में ये भी बता सकते हो कि भाई
देवताओं को कारण मानते हैं, देवावसर चिकित्सा मानते हैं, स्रोतों को अवरोध होने के कारण रोग उत्पत्ति मानते हैं, शवों को सुरक्षित करने की लेपन विधि मानते हैं। और विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, अलग अलग रोगों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिस्र में थे। ये आयुर्वेद और प्राचीन मिस्र चिकित्सा पद्धति की बात हो गई। अब है आयुर्वेद और श्रीलंका की प्राचीन चिकित्सा पद्धति। श्रीलंका की चिकित्सा पद्धति पर भारतीय चिकित्सा का प्रभाव था, क्योंकि मिलते जुलते थे एक तरीके से, आपको पता ही है। नामकरण, कर्णवेद, अन्नप्राशन संस्कार आदि प्रचलित थे। नामकरण, जो बच्चे का नाम रखते हैं ना, कि भाई जन्म के बाद में बच्चे का नामकरण, वो नामकरण संस्कार। कर्णवेद, जो कान को उसमें जैसे आजकल महिलाएं जो धारण करती हैं, कुंडल धारण करती हैं, तो बच्चे के कान भी छेदते थे पहले, तो उसको कर्णवेद। अन्नप्राशन, पहले शुरुआत में बच्चे को जो खाना खिलाते थे, पहला खाना, कि भाई उसको फल का रस पिलाना है, शहद चटाना है, या फिर क्या, ये सब श्रीलंका में भी हैं और आयुर्वेद में भी हैं। ये तीनों चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे? 3rd ईयर में, पीडियाट्रिक्स में। ग्रह बाधा को दूर करने के लिए बलि पूजा की प्रथा थी। ग्रह बाधा कहने का मतलब है कि जो भूतों की वजह से, भूत समझते हो, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, बाल ग्रह, जैसे कि पूतना, रेवती, अपस्मार, नेगमेश, ठीक है, मुखमंडिका, शकुनी, ये मतलब बाल ग्रह रोग हैं। बाल ग्रह बोलते हैं इनको, इनकी वजह से बच्चों को रोग होते हैं। आप 3rd ईयर में आओगे, ग्रह बाधा, तो इसको दूर करने के लिए, ताकि ऐसे रोग बच्चे को ना हो, इसलिए बलि पूजा दी जाती थी। ठीक है, ये श्रीलंका में भी है और आयुर्वेद में भी है। महावंश नामक ग्रंथ में चिकित्सालयों का उल्लेख प्राप्त होता है। महावंश नामक एक ग्रंथ है श्रीलंका का, उसमें चिकित्सालयों का वर्णन है पूरी तरीके से। श्रीलंका में बौद्ध विहार तथा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जाता है। श्रीलंका में बौद्ध विहारों द्वारा, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोगों द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता है, तो इसलिए आयुर्वेद फैला हुआ है श्रीलंका में। आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी सिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रभाव भी श्रीलंका की चिकित्सा पद्धति पर था। यूनानी और सिद्धा, आयुष का सिस्टम समझते ना, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी और सिद्ध चिकित्सा भी श्रीलंका में प्रचलित है। श्रीलंका में पशु चिकित्सक भी होते थे, मतलब श्रीलंका में जो पुराने टाइम है ना, उसमें पशु चिकित्सक भी मिलते थे। इस तरीके से आयुर्वेद और श्रीलंका की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में अपन ने बात की कि श्रीलंका समानता रखता था भारत से पूरी तरीके से। अब देखो आयुर्वेद और नेपाल की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, क्योंकि नेपाल जस्ट भारत के पूर्वी हिस्से में, जस्ट ऊपर। भारत की संस्कृति का प्रभाव नेपाल पर रहा है, सिंपल सी बात है, प्रभाव तो रहेगा क्योंकि टच में है। नेपाल में भी प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद का अध्ययन अध्यापन होता था। जिस तरीके से भारत में गुरु शिष्य होते थे ना, कि भाई आत्रेय के शिष्य कितने थे? 6, धन्वंतरि के शिष्य कितने थे? 7। इसी तरीके से नेपाल में भी गुरु शिष्य परंपरा का अध्यापन होता था, मतलब अध्ययन और अध्यापन पढ़ाते थे। गुरुकुल वाले सिस्टम, जो गुरुकुल होते थे ना पहले के ज़माने में, वो गुरुकुल नेपाल में भी चलते थे। नेपाल में आयुर्वेद के 8 अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी थे। जो अपने काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, सल, दृष्टा, जरा, वृषाण, जो 8 अंग हैं, उनके विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल में भी मिलते थे। ठीक है, औषध निर्माण का ज्ञान भी प्राचीन नेपाल के वैद्यों को था। काठमांडू के सिंह दरबार का वैद्य खाना एक प्राचीन औषधालय। कहने का मीनिंग है कि औषध निर्माण, जो रसशास्त्र और वैशेषिक कल्पना जो 2nd ईयर में सब्जेक्ट आएगी, जो आयुर्वेद की देन है प्रमुख, वो नेपाल में भी था। और ये इसका सबूत है कि काठमांडू के सिंह दरबार का वैद्य खाना एक प्राचीन औषधालय, क्योंकि वहाँ पे ये औषधालय का नाम है कि क्या नाम है? सिंह दरबार का वैद्य खाना एक प्राचीन औषधालय। कहने का मतलब कि प्राचीन समय से है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी औषधियों का निर्माण होता था। आयुर्वेद जगत को काश्यप संहिता जैसे ग्रंथ से अवगत कराने वाले पंडित हेमराज शर्मा नेपाल के आयुर्वेद विद्यालय के अध्यक्ष थे। इस विद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई। और जो काश्यप संहिता थी, मैंने बताया था कि पंडित हेमराज शर्मा के पास उसकी पांडुलिपि थी, जो नेपाल के राजगुरु थे। मैंने बताया था काश्यप संहिता की जब बात हुई थी, तो पंडित हेमराज शर्मा जो नेपाल के राजगुरु हैं, आयुर्वेद के विद्यालय के अध्यक्ष थे। मतलब जो पहली कॉलेज खुली थी ना नेपाल में, उसके अध्यक्ष बने ये पंडित हेमराज शर्मा। और इनकी स्थापना किसमें हुई? 1985 में। अभी ज़्यादा दिनों बाद नहीं हुई, 15 और 35 साल पहले आयुर्वेदा कॉलेज खुला है नेपाल में। ठीक है, अब तो बहुत सारे बच्चे हैं, और अपनी क्लास में नेपाल के कम से कम 3 बच्चे नेपाल के अपनी क्लास से वो कर रहे हैं स्टडी। 3 बच्चे नेपाल की क्लास की स्टडी कर रहे हैं, अपने ग्रुप में है नेपाल के 3 बच्चे। ठीक है, सन 1374 में प्राचीन नेपाल भाषा में अनुवादित चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ हरमखला लिखा गया था। इसके साथ साथ कुछ अन्य ग्रंथों की रचना की, जैसे माधव निदान, अश्व आयुर्वेद शास्त्र और शालिहोत्र आदि। सन 1374 में प्राचीन नेपाल भाषा में अनुवादित चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ हरमखला लिखा गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य ग्रंथों की भी रचना की गई। ये सब नेपाली भाषा में लिखे गए थे, इनकी तुलना की गई है। माधव निदान, अश्व आयुर्वेद शास्त्र और शालिहोत्र। ये एक तरीके से ये समझो कि आयुर्वेदा और नेपाल चिकित्सा की प्राचीन चिकित्सा पद्धति समानता ही बता रहा है, और नेपाल के बारे में बता रहा है कि भाई क्या किस तरीके से आयुर्वेदा यूज होता है। तो ये 3 पॉइंट थे
उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, विभिन्न देशों में चिकित्सा पद्धतियाँ। सुमेर या मेटोपोशिया की चिकित्सा पद्धति मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। अब ये सुमेर नाम का कोई देश होगा पहले के ज़माने में, ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता ये कौन सा देश है। मेसोपोटामिया की चिकित्सा पद्धति ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। अब ज्योतिष शास्त्र इसलिए इसको इंक्लूड किया क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भारत में प्रचलित है, ज्योतिष शास्त्र लोग भारत में मानते हैं, इसलिए इसको इसमें शामिल किया है। असुर या असीरियन सभ्यता की चिकित्सा पद्धति में जादू टोने के साथ साथ औषधियों का प्रयोग भी होता है। असुर या असीरियन सभ्यता, असुर मतलब राक्षस, उसमें जादू टोना मतलब काली शक्तियाँ, काली शक्तियों से भी लोग बीमार होते हैं, बोलते हैं कि किसी ने इसे जादू टोना करवा दिया इसलिए बीमार है, इसका जादू टोना उतारना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं असुर या असीरियन सभ्यता की चिकित्सा पद्धति में जादू टोने के साथ साथ औषधियों का प्रयोग भी होता है। तो ये किसकी पद्धति है? आयुर्वेदा भारत की है। इसी तरीके से असीरियन सभ्यता, असुर पद्धति असीरियन सभ्यता की है, मतलब राक्षस पद्धति जादू टोना किसकी है? असीरियन सभ्यता। और आपको बताऊं पूरी जो वर्ल्ड में 104 चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, जादू टोना एक चिकित्सा पद्धति है, एक्यूपेंचर एक चिकित्सा पद्धति, इस तरीके से 104 चिकित्सा पद्धति हैं, उनमें आयुर्वेद मुख्य है, ठीक है। अब देखो, बाबुल या बर्बिलोन की चिकित्सा पद्धति मुख्यतः देव व्यापास्त्र चिकित्सा पर आधारित है, परंतु शल्य चिकित्सा का भी आश्रय लिया जाता है। बाबुल भी एक देश था पुराने ज़माने में, उसमें देव व्यापास्त्र मतलब बलि, हवन, ठीक है, गुरुओं का सम्मान, आदर, वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान उनको था। मिस्र या इपिजिप्ट में देवावस्त्र चिकित्सा को प्रधानता के साथ साथ औषधीय चिकित्सा एवं शल्य तंत्र भी थे। और मिस्र में देव व्यापास्त्र थी, साथ साथ औषधीय चिकित्सा और शल्य तंत्र भी थे। अपन ने किया ना अभी मिस्र के बारे में, क्योंकि वहाँ पे द्रोणी शव संरक्षण के लिए लेपन का यूज़ करते थे, तो शल्य चिकित्सा तो होती थी। श्रीलंका को अपनी आयुर्वेदिक प्रणाली है जो वंशों से चली आ रही है, और श्रीलंका में अपनी एक प्रणाली है जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वही। नेपाल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा की जाती है, और अपने जो नेपाल तो इंडिया से टच है, इसलिए आयुर्वेद पर चिकित्सा पद्धति की जाती है। विभिन्न देशों में आयुर्वेद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ आयुर्वेदा इन वेरियस कंट्री, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लेना कि प्राचीन सुमेर चिकित्सा में आयुर्वेद की तरह तेल बिंदु परीक्षण, रक्त प्रदानता, अरिष्ट विज्ञान में स्वप्नों का महत्व और ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण प्राप्त होता है। कहने का मीनिंग है कि प्राचीन सुमेरी चिकित्सा, एक नाम है सुमेरी चिकित्सा, मैंने बताया ना 104 चिकित्सा पद्धति हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से देखो एक सुमेरी चिकित्सा भी, उसमें भी क्या होता है? तेल बिंदु परीक्षण। तेल बिंदु परीक्षण मतलब शरीर पर तेल डालते हैं और फिर उसका मतलब एक तरीके से टेस्ट करते हैं। और रक्त प्रदानता, रक्त को डोमिनेंट मानते हैं, भाई कोई भी रोग होगा तो रक्त की वजह से होगा। अरिष्ट विज्ञान, अरिष्ट विज्ञान क्या होता है कि उसमें लक्षणों को देख के पता लगता है कि व्यक्ति कितने टाइम जिएगा। अगर उसके मतलब गंद बदबू आ रही है, उसके शरीर से भयंकर स्मेल आ रही है, तो पता लग जाएगा कि 15 दिन बाद में व्यक्ति मर जाएगा। उसका मतलब मूत्र पीले रंग का ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब लक्षण देखने को मिलते हैं। अरिष्ट मतलब ऐसे लक्षण जिनको देख के पता लगा जाए कि ये व्यक्ति कितने टाइम तक जिंदा रहेगा। और सपनों का महत्व, और अरिष्ट में क्या होता है? सपना आते हैं कि लाल पीला देख रहा है, हरे रंग का सपना देख रहा है, या फिर खून ही खून देख रहा है सपने में, कौवे देख रहा है, तो उससे पता लगता है, वो बताएगा। कुत्ते को देख रहा है तो बताएगा कि मेरे को सपने में ये आते हैं। तो बीमार तो है ही, लक्षण भी है ही, और सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं, तो समझ जाओगे इसका मृत्यु के दिन नज़दीक हैं। तो उसके का भी महत्व है किसमें? सुमेरी चिकित्सा में। और ज्योतिष शास्त्र, ये सभी आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। बाबुल की चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद की तरह मंत्रों द्वारा अभिमंजित जल का महत्व, भोजन केंद्रित औषध सेवन काल, प्रमेय में मूत्र परीक्षण, लिंग नाश में शस्त्र क्रम आदि का वर्णन है। कहाँ पे? बाबुल की चिकित्सा। सेम ये सारे क्रम आयुर्वेद में मिलते हैं, इसलिए इनको विभिन्न देशों में आयुर्वेद का प्रभाव, ये सब आयुर्वेद से ही लिए गए हैं। असुर संस्कृत की चिकित्सा में वटी, चूर्ण, वर्ती आदि का उपयोग, यक्षमा, शूल में यष्टि मधु प्रयोग, दंत उत्पाटन, कपाल भेदन आदि का वर्णन आयुर्वेद के समान ही है। और असुर संस्कृति जो जादू टोना वाली पद्धति है, उसमें भी ये सब आयुर्वेद की तरह यूज होते हैं, मतलब आयुर्वेद से ही ग्रहण किए गए हैं। चीन चिकित्सा और आयुर्वेद में भी साम्य पाया जाता है। चीनी संस्कृति का यीन और यांग आयुर्वेद की प्रकृति और पुरुष की तरह। देखो वहाँ पे क्या चलता है? यीन और यांग। यहाँ पे क्या चलता है? प्रकृति और पुरुष। बस भाषा का मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन समानता है। चीन की चिकित्सा और आयुर्वेद में भी साम्य पाया जाता है। चीन संस्कृति का यीन और यांग आयुर्वेद की प्रकृति और पुरुष की तरह। नाड़ी परीक्षा में मणिबंध, सिर और पाद की नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। सृष्टि को पंचतंत्रात्मक कहा जाता है। आयुर्वेद और चीनी औषधियों में भी कुछ स्तर तक समानता। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अपने देश में आयुर्वेदा है, उसी तरीके से उनमें चीनी चिकित्सा पद्धति है। मतलब एक तरीके से वो मतलब ना कि ट्रेडिशनल और नेचुरल चिकित्सा पद्धति को चीनी चिकित्सा पद्धति। वो अभी अब न्यूज़ आई थी कोरोना में, उन्होंने 90% मतलब जो कोरोना रिकवर की थी, ट्रेडिशनल जो उनकी चीनी चिकित्सा है उसकी सहायता से रिकवर पाया था। ये अखबार की एक कटिंग है।
तो चीनी चिकित्सा और आयुर्वेद बिल्कुल समान है अपने अपने देश के हिसाब से। फ्रांसीसी चिकित्सा पद्धति में जल का अवचरण और विरेचन विधि का वर्णन प्राप्त होता है। जो फ्रांस की चिकित्सा है उसमें जलों का अवचरण, जो सुश्रुत का मतलब रक्त मोक्षण कराते हैं ना, उसका वर्णन मिलता है, और विरेचन विधि का वर्णन मिलता है। जो विरेचन अपन अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं ना, विरेचन करवाना, वो फ्रांसीसी चिकित्सा में मिलता है। नीदरलैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक हरमन ब्रोवन ने मल शुद्धि के महत्व का वर्णन किया है। कहने का मीनिंग है कि मल की शुद्धि करनी चाहिए ताकि शरीर शुद्धि हो, और ये सब अब आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो ये सब आयुर्वेद के इफेक्ट हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन था पृथ्वी पर? आयुर्वेद ही था, और आयुर्वेद ही धीरे धीरे अन्य जगह पर गया, लेकिन वहाँ पे विकसित नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने समझा नहीं, लोग समझ नहीं पाए। भारत में ये पूर्णतः फैला हुआ है और व्यापक है। तो ये मतलब ये आयुर्वेद के लक्षण मिलते मिलते हैं। तो विभिन्न देशों में आयुर्वेद का प्रभाव ये था। अब अगला पॉइंट अपना था जो कमेटियाँ बनी थी, विविध समितियों की स्थापना और उनकी सिफारिशें। क्वेश्चन आता है कि भोर कमेटी की स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन थे, और इसकी मुख्य सिफारिश क्या है कि भाई क्यों बनाई गई। जैसे कि चोपड़ा कमेटी, दवे कमेटी, ठीक है, व्यास समिति, उडुप समिति, बस ये पढ़ना है और रटना ही तो है, क्योंकि अब कमेटी बन गई, क्यों बनी वो भी लिख दिया, कब कौन सी ईयर में बनी वो याद करनी है आपको, बस मैं क्या बताऊँ इसमें। भोर समिति काल कितने टाइम में बनी? 1943 में। ईयर जरूर याद करना है, ये सारी आपको याद रखनी है। अध्यक्ष कौन थे? सर जोसेफ और विलियम भोरे, ठीक है, सर जोसेफ एंड विलियम भोरे, भोर समिति। तो विलियम भोरे के नाम पे भोर समिति बनी। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी कि समिति ने यह स्वीकार किया कि वह समय और कुछ परिस्थितियों के कारण देसी चिकित्सा पद्धति के विषय में सही सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकी। भोर कमेटी ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक कहा गया। अब देखो, ये सर जोसेफ एक तरीके से अलग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। इन्होंने क्या बोला कि भोर कमेटी ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक कहा है, कि भाई कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। जो अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कर रहे थे ना 1943 में, बोल रहा है कि ये कमेटी ये कोई साइंटिफिक नहीं है, इसको बंद करो। ये भोर कमेटी सिफारिश थी, इन्होंने सिफारिश दी ऐसे कमेटी बना के। सरकार को बोलते हैं ना कि ये संस्था, ये चिकित्सा बेकार है, इसको बंद करने देनी चाहिए। जैसे कि अब प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट हुई थी, फिर सरकार ने देखा प्लाज्मा थेरेपी में कोई रोल नहीं है, उसको बंद कर दो। इसी तरीके से भोर समिति बोलती है कि भाई स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक है, इसलिए इसको बंद कर देनी चाहिए। चोपड़ा समिति क्या बोलती है? 1946 में बनी, कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा इसके अध्यक्ष थे। ये रामनाथ चोपड़ा। आधुनिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय आवश्यक है। इन्होंने सरकार को, जो डोमिनेंट थे उस समय, उनको सिफारिश की कि भाई आधुनिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो मॉडर्न और आयुर्वेद है, दोनों को मिलाना चाहिए और एक अच्छा नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। आधुनिक या आयुर्वेदिक पद्धतियों में जो भाग अपूर्ण या कमजोर है उसकी पूर्ति परस्पर विभागों से करनी चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मान लो मॉडर्न में जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम से चला है, उनका ट्रीटमेंट नहीं है, और आयुर्वेदा में मॉडर्न का ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अकस्मा अचानक से जल्दी से कुछ करवाना हो, तो दोनों की एक दूसरे से कमी पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों होने चाहिए और एक साथ होनी चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन आता है चोपड़ा समिति। व्याधि के उपचार का अधिकार देसी चिकित्सा को दो तथा सल तथा स्त्री चिकित्सा पश्चिम पद्धति के चिकित्सक करे। ये बोल रहा है कि भाई व्याधि के उपचार का, मान लो पहले क्या था, वैद्यों को अलाउ ही नहीं था ट्रीटमेंट करना, तो इन्होंने, इस कमेटी ने क्या की, सिफारिश की सरकार से कि जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनको ट्रीटमेंट करने का अधिकार दो, और जो सल और सर्जरी और स्त्री चिकित्सा, मतलब एक तरीके से जो गायनी और ओप्स है ना, गायनेकोलॉजी और ओप्स से संबंधित, उनको पश्चिमी मतलब मॉडर्न से कराओ, और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, खांसी जुकाम बुखार, ये सब जो नॉर्मल बुखार है जो काय चिकित्सा से संबंधित है, वो आयुर्वेद से कराओ। ये इनकी प्रमुख सिफारिश थी। फार्माकोपिया का निर्माण करना चाहिए, मतलब एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री, मतलब मेडिकल से जो मेडिसिन है ना, उनकी देख रेख, उनकी बनावट, किस तरीके से कौन सी औषधि यूज लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, उनकी देख रेख, वो सब इनके सिफारिश थी। तो इसलिए ये आता है। चोपड़ा समिति 1946 में बनी और ये आता है एग्जाम में, ये आपको याद होना चाहिए। चोपड़ा समिति की 4 प्रमुख सिफारिश थी। पंडित समिति 1949 में, डॉक्टर चिंतामणि गोविंद पंडित। गुजरात के जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। इस समिति ने शुद्ध आयुर्वेद के पाठ्यक्रम का समर्थन किया। इन्होंने बोला कि कोई मॉडर्न की जरूरत नहीं है, कोई आधुनिक की जरूरत नहीं है, शुद्ध आयुर्वेदा सिलेबस होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवगत कराना चाहिए। दवे समिति 1955 में बनी, श्री दयाशंकर त्रिकमण जी दवे। 2 परिषदों को भारतीय मेडिकल काउंसिल के समान बनाया जाना चाहिए, जो भी सभी संस्थाओं के समान शिक्षण मानक के रखरखाव पर नियंत्रण रखेंगे। 2 परिषदों को भारतीय मेडिकल, जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग है ना,
उसी तरीके से आयुर्वेद का भी होना चाहिए। जो सभी संस्थानों के समान शिक्षण, जैसे कि टीचर है कि नहीं है कॉलेजों में, सही ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, वो सारी चीज़ें दवे समिति ने सिफारिश की। आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी के लिए अलग अलग निदेशालय भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में बनाए जाएं और संभव हो सके तो राज्यों में भी बनाए जाएं। इन्होंने बोला कि आयुर्वेद का एक अलग निर्देशालय हो, होम्योपैथी का अलग हो और यूनानी का अलग हो। ऐसे नहीं है कि सब एक साथ हो जाए, अब तो एक साथ ही है, आयुष के नाम से चलता है। इन्होंने लेकिन अलग अलग बनाने की सिफारिश की और ये अलग अलग होना भी चाहिए था। ये बात इनकी सही थी बिल्कुल, ठीक है। तो दवे हमें समिति ने बोला कि भाई आयुर्वेद का अलग होना चाहिए, होम्योपैथिक का अलग होना चाहिए, यूनानी का अलग होना चाहिए, और राज्य में बनाओ। इंडिया लेवल पे तो एक होना चाहिए केंद्र में, लेकिन एक हर राज्य में, राजस्थान का अलग, यूपी का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, सबका अलग अलग होना चाहिए। ये दवे समिति की सिफारिश थी। उड्डूप समिति, डॉक्टर KN उड्डूप, 1958। ये साल आपको याद रखने हैं, बस ये PDF आपको, ये मतलब ये है ना, तो ये तो आपको याद रखनी है। जो PDF में है वो तो आपको याद करना ही है। फिर बोल रहा हूँ ये बात। आयुर्वेद के पुनर्वसन हित में पुराने और नए का एकीकरण आवश्यक होगा। आयुर्वेद में जो विषय स्पष्ट नहीं है उसे समझाने के लिए जितना आधुनिक चिकित्सक विषय आवश्यक होगा, आयुर्वेदिक संस्थानों में पढ़ाना चाहिए। कहने का मीनिंग है, इन्होंने बोला कि भाई मॉडर्न की भी जरूरत है, मॉडर्न को पढ़ाना चाहिए ताकि आयुर्वेद को अच्छे से समझ सके, आयुर्वेद को अच्छे से यूज कर सके। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना करनी चाहिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना 1958 में इसकी सिफारिश की गई थी, है ना। और ये स्थापना कब हुई? 1970 में। 1970 में कानून लागू हुआ था और 1971 में इसकी मोहर लगी थी। देखो, सिफारिश हुई है 1958 में और ये काम कब हुआ? 1971 में जाके। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCIM, उसकी स्थापना 1971 में हुई थी और सिफारिश कब गई थी? 1958 में। पर्याप्त अध्यापक गण तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने जामनगर के साथ साथ वाराणसी, पुणे और त्रिवेंद्रम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए। मतलब PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको डिग्री करवानी चाहिए। पहले तो BMS ही होता था, आयुर्वेद की एक डिग्री होती थी, उसके बाद में कुछ नहीं होता था। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई आपको PG भी करवाना चाहिए ताकि अच्छे शिक्षक मिल सकें, ताकि बच्चों को अच्छा पढ़ाया जा सके। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम होता है ना, तो ऐसे नहीं होता अचानक से आया और हो गया। सिफारिश करने पड़ती है, पहले आपको सरकार को अनुभव देने पड़ते हैं, फिर उन पे अमल होता है, उन पे कार्य होता है, फिर उन पे पूछा जाता है कि ये एक्चुअली में फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फिर वो अगर फ़ायदेमंद लगा तो वो लागू होता है। तो देखो यहाँ पे तो 1958 में बात की थी CCIM की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, और ये लागू कब हुई? 1971 में। मतलब 11 साल, 11 साल बाद में। व्यास समिति 1963 में श्री मोहनलाल P व्यास। इस समिति का प्रयोजन शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना था। यह पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो, उसमें किसी प्रकार का रूप या भाषा में आधुनिक चिकित्सा संबंध विज्ञान का कोई विषय शामिल नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई शुद्ध आयुर्वेद का होना चाहिए, 4 साल का BMS का कोर्स होना चाहिए, उसमें ओनली आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए, मॉडर्न का बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन मॉडर्न होना जरूरी है, क्योंकि साथ में सामंजस्य होना जरूरी है। संपूर्णानंद समिति, डॉक्टर संपूर्णानंद, 1963 में पाठ्यक्रम में आयुर्वेद की प्रधानता रहनी चाहिए तथा अन्य विषय केवल आयुर्वेद की पूर्ति के रूप में पढ़ाने चाहिए। ये अच्छा है। इन्होंने बोला कि भाई आयुर्वेद होना चाहिए पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, और जो अन्य मॉडर्न के सब्जेक्ट हैं, आयुर्वेद अच्छे से समझ में आ जाए, इतना सा होना चाहिए ताकि नॉलेज हो जाए बच्चे को और समझ में आ जाए। तो शायद यही चल रहा है आज के ज़माने में, इसकी सिफारिश पर ही काम हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद अपन ज़्यादा पढ़ते हैं और मॉडर्न थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो ये शायद संपूर्णानंद की सिफारिश काम आ रही हो। ये सिफारिशें हो गई। अब है विविध संगठनों का परिचय और कार्य। एक पेज तो ये है, फिर एक ये, 2 3 4 5 6 7, अभी तो मतलब काफ़ी है। सिलेबस पूरा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। विविध संगठनों का परिचय एवं कार्य, जो भाई आयुष, ये क्वेश्चन आता है, आयुष की फुल फॉर्म लिखो। जैसे ये आ गया, देखो ये वर्ड आ गया आयुष, आयुष की फुल फॉर्म लिखो और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, विविध संगठनों का परिचय एवं कार्य, तो आयुष नवंबर 2003 में आया। ये आयुष शब्द मतलब पता तो था भाई आयुष ये क्या होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कागजी रूप में कब आया? नवंबर 2003 में सरकार के सामने आया ये परिचय। आयुष मंत्रालय भारत का एक सरकारी निकाय है। कहने का मीनिंग ये है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, कब बना? 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, 9 नवंबर 2014। और आयुष शब्द कब आया पहली बार रूपरेखा में? 2003 में। आयुष मंत्रालय भारत का एक सरकारी निकाय है जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोपा, रिगपा आदि के चिकित्सा पद्धति को विकास, शिक्षा और अनुसंधान के उद्देश्य से बनाया गया। भाई आयुष से आप क्या समझते हैं? आयुष की फुल फॉर्म लिखिए। तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योग,
आयुष, देखो मैं बताता हूँ, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, योग एंड नेचुरोपैथी में वाई आ गया, यू फॉर यूनानी, और एस फॉर सिद्धा, और एच बराबर होम्योपैथी। ये सब इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में कि भाई आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अब ये आयुष मिनिस्ट्री कब स्थापना हुई? 2014 में 9 नवंबर को आयुष मिनिस्ट्री स्थापना हुई। आयुष शब्द कब आया? 2003 में। आयुष का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। अब देखो कार्य क्या है, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, कि भाई एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च स्कीम एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च स्कीम फॉर एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, डिजिटेशन एंड पब्लिकेशन फॉर टेक्स्ट बुक ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स। अब ये इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, और ये पूरा इंग्लिश का ही है। फिर ऐसे करें, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, कल करें क्योंकि बाकी का कल करवा देंगे। कल ये कोर्स पूरा करवा दूंगा मैं पूरा आपका, ये लास्ट में दी एंड है ये, ठीक है। WHO वाला लास्ट पॉइंट था ना ये, इसके बारे में अपन कल स्टडी कर लेंगे। और एक कल अपनी ये मतलब पूरा पदार्थ विज्ञान खत्म हो जाएगा शनिवार को। फिर सोमवार को अपन स्टार्ट करेंगे क्या, जो बातें हैं तंत्र युक्ति ताच्छल्य जो मौलिक सिद्धांत में आते हैं, वो अष्टांग में भी आते हैं। तो अष्टांग वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे उस क्लास को, और पदार्थ वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, ताकि अष्टांग का भी कोर्स पूरा हो जाए। और वो पदार्थ में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, सेकंड पेपर में अपन ने क्वेश्चन किए थे, वो भी आते हैं, तो वो करेंगे पहले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं तो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, मेरी इंग्लिश पहले से कमज़ोर है आपको पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा। कल मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे विविध आयुष संगठनों का परिचय और कार्य। थैंक यू आज की क्लास के लिए।